बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उन 6 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे, और नंबर 4 फैक्टर आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। नंबर 4 जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, या तो उसको इंक्रीज कर देते हैं या तो फिर उसको डिक्रीज कर देते हैं। नंबर 1 इज कोएंजाइम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कोएंजाइम्स क्या है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं अगर जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक बोर्ड। लेकिन जो फेडरल में मेंशन है कि बेसिकली कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये कोफैक्टर ही होते हैं, लेकिन इनकी नेचर ऑर्गेनिक होती है और ये प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ लूजली बाइंड होते हैं। कोएंजाइम किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। कुछ एंजाइम्स, सर्टेन एंजाइम्स की नेचर होती है कि जब को एंजाइम्स मौजूद होते हैं तभी वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अगरचे को एंजाइम्स मौजूद नहीं है तो वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर CoA, NAD और FAD फ्यू को एंजाइम्स के एग्जाम्पल मेंशन है। उसके बाद नंबर 2 है एक्टिवेटर्स। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था एक्टिवेटर्स क्या थे। इनऑर्गेनिक आयंस थे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को भी मजीद इंक्रीज कर देंगे। मतलब हम अगर एक्टिवेटर्स को यूज करेंगे तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह एक्टिवेटर एक एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैग्नीशियम आयन है, जब हम फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करेंगे और उसमें मजीद मैग्नीशियम आयन ऐड कर देंगे तो ये मैग्नीशियम आयन एज अ एक्टिवेटर यूज होंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को मजीद इंक्रीज कर देंगे। और जिंक पॉजिटिव 2 जिंक आयन जो है, जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यूज करेंगे और उसमें जिंक पॉजिटिव 2 आयन्स डाल देंगे तो ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को और भी मजीद इंक्रीज कर देंगे, मीन्स एक्ट करेंगे एज अ एक्टिवेटर। उसके बाद नंबर 3 इज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मैंने आपको पहले भी बताया था वो सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। इनहिबिटर्स डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब कोई भी एंजाइम प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है, हम उसमें इनहिबिटर्स डाल देंगे तो वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। अब इनहिबिटर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। वन इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, अदर वन इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स किसे कहते हैं? कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट आकर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड होता है, वो उसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। तो कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, इसके जैसे ही शेप में, स्ट्रक्चर में होते हैं। वो इनहिबिटर्स क्या कहते हैं? वो इन सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करते हैं इस एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए। जो इनहिबिटर्स इनसे रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चर में, वो इस सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करते हैं ताकि वो आकर इस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर बाइंड हो जाए। तो वो इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इस एक्टिव साइट पर आकर बाइंड हो जाते हैं। फिर ये एक्टिव साइट अब फिल हो गई है, ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर अब मजीद अटैच होकर रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकता। मींस इस तरह ये इनहिबिटर ने इस एंजाइम की एक्टिविटी को, इन दोनों को बाइंड होने से रोक लिया और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स जो कि इस एंजाइम के सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हो और कॉम्पीट करें फॉर एडमिशन इनटू द एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इन तरह के इनहिबिटर्स को हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। नंबर 2 इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब एंजाइम्स में एक तो होती है एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होते हैं, लेकिन द साइट ऑफ एंजाइम्स अदर देन एक्टिव साइट जो होती है उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम की कोई भी ऐसी साइट जो अदर देन एक्टिव साइट हो उसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं? ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो किसी भी एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर आकर अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड दिस साइट इज एलोस्टेरिक साइट। अब ये इनहिबिटर्स क्या करेंगे? एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड हो जाएंगे और जो एक्टिव साइट का शेप होगा उसे चेंज कर देंगे। एक इनहिबिटर आया, एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हो गया और एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप थी उसको चेंज कर दिया।
जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई तो जो हमारा सबस्ट्रेट था वो अब एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच या बाइंड नहीं हो सकता। मींस इस तरह इसने इनहिबिटर ने एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होकर एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड होने से रोक दिया और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। सो ये थे दो टाइप्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। उसके बाद एक टॉपिक है हमारे बुक में, सिंटेक्स बुक बोर्ड में, जिसका नाम है फीडबैक इनहिबिशन। बेसिकली फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं? फीडबैक सिस्टम हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम को, जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होता है। हमारे बॉडी में जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक फीडबैक सिस्टम होता है जो उसको रेगुलेट करता है, देखता है फर्दर इस रिएक्शन की अब ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत होती है तो वो उसको फर्दर इंक्रीज करता है, अगर उसकी अब ज़रूरत नहीं होती उस रिएक्शन की तो वो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो उस रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, उसे रोक लेता है। जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के भी टू टाइप्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव फीडबैक एंड अदर वन इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हम कैसे कहते हैं? कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उसमें हमारी बॉडी उसको फर्दर इंक्रीज कर दे उस रिएक्शन को, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जब कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा हो और हमारी बॉडी उसको रिड्यूस कर दे, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाती है तो लिवर हमारा इंसुलिन रिलीज करता है जो उस शुगर लेवल को वापस लो करता है। सो दिस इज नेगेटिव फीडबैक। जब हमें किसी भी जगह पर बॉडी में चोट लगती है और खून बहना स्टार्ट हो जाता है तो प्लेटिलेट्स आकर उस जगह पर जमा हो जाते हैं। जब एक प्लेटिलेट आकर उस जगह पर जमा हो जाता है तो वो कुछ ऐसा रिलीज करता है कि दूसरे प्लेटिलेट्स भी आते हैं और उस जगह पर बाइंड होना शुरू हो जाते हैं। सो एक प्लेटिलेट आया और उसने प्लेटिलेट के आने की तादाद को इंक्रीज कर दिया। सो ये एग्जाम्पल है हमारा पॉजिटिव फीडबैक का। कोई भी इफेक्ट हो रहा हो उसमें हम फर्दर इंक्रीज करें उसको, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, उसको हम डिक्रीज कर दें, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करें, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। हमारी बॉडी में जो एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं उनमें भी फीडबैक सिस्टम होता है जिसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उसने एक रिएक्शन के ज़रिए बना ली, उसने अपनी ज़रूरत को पूरा कर दिया, लेकिन जो रिएक्शन है वो अभी तक कंटिन्यू है, प्रोसीड हो रहा है, और एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जो प्रोडक्ट हमें जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो तो हमें मिल गया, अब मज़ीद प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब हमारे बॉडी में चेक एंड बैलेंस सिस्टम होगा जो चेक करेगा कि हमें अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी फर्दर ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो वो उस रिएक्शन को मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगरचे अब हमें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो इनहिबिशन काज करेंगे और उस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। ये जो चेक बैलेंस सिस्टम करने के बाद जो हमारे उस रिएक्शन को इनहिबिट कर देंगे बॉडी में अंदर, उसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब इनहिबिशन का मतलब मैंने आपको बताया, इनहिबिटर क्या करते हैं? हमेशा डिक्रीज ही करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, मींस अपोजिट इफेक्ट ही प्रोड्यूस कहते हैं। इसी वजह से जो एंजाइम्स की फीडबैक होती है वो से हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा अपोजिट इफेक्ट ही प्रोड्यूस होता है। इट इज़ नेगेटिव फीडबैक है, इधर ये मेंशन भी हुआ पड़ा है। उसके बाद एक रिएक्शन है जिसमें थेरोनाइन एक अमाइनो एसिड है जो आइसोल्यूसाइन एक अमाइनो एसिड दूसरा टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। थेरोनाइन एक एंजाइम 1 है जो इसको एक प्रोडक्ट ए में कन्वर्ट कर रहा है, फिर एंजाइम 2 इसको ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, फिर एंजाइम 3 इसको सी में, एंजाइम 4 डी में, और एंजाइम 5 इसको आइसोल्यूसाइन में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब जब तक हमारी बॉडी को आइसोल्यूसाइन की ज़रूरत थी ये रिएक्शन कंटिन्यू था और आइसोल्यूसाइन बन रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी को अब आइसोल्यूसाइन की ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब उसको मज़ीद आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? जब हम इसको यूज़ करना छोड़ देंगे तो ये प्रोडक्ट यहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और यही प्रोडक्ट आकर एंजाइम 1 की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगा और ये हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और आइसोलेशन बनना बंद हो जाएंगे। सो दिस वाज फीडबैक इनहिबिशन।